वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पीसीएस आरओ के लिए। इसके अलावा जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपका इतिहास आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं पढ़ के। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये जो हम महामैराथन क्लास चला रहे हिस्ट्री का, उसी का आंसर है। 1000 क्वेश्चन तक हम महामैराथन क्लास चलाएंगे और क्वेश्चन कंटेंट जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रखते हुए उसके विषय में इफेक्ट यानी एक्स्ट्रा व्याख्या भी देते चल रहे हैं जानकारी, ताकि आपको किसी भी प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। हमारा यही प्रयास है, आपका हर प्रश्न का उत्तर आप दे सको अगर इतिहास से आ रहा है तो। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? उद्यम यानी क्या करते थे वो। तो पहला ए है शिकार, बी है कृषि और सी है पशुपालन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको आप लोग आंसर लगाते हुए चलिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें अपने आंसर को लगाते हुए चलिए। देखिए कि आपको 20 प्रश्न है, इसमें से आप कितने उत्तर सही सही देते हैं, और अगर आपका सभी उत्तर सही हो तैयारी अच्छी है, अगर कम है तो आप तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए यानी शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार था। तो इसकी अगला प्रश्न देखते हैं हम, उत्तर है ये। अब इसके विषय में कुछ हम जानकारी देते हुए बता रहे कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर रहता था। तो ये रहा आपका इफेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कश्मीर के बुरजहोम में, बी है गुजरात के लोथल में, सी है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में और बी है बिहार के चिरांद में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आई होप लगा लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर सी है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। इसका राइट आंसर है सी। नीचे हम इसका आंसर भी लगाते हुए चल रहे हैं। जब भी आप वीडियो पोस्ट करके आप इसका राइट आंसर लगाते हुए, पढ़ते हुए, व्याख्या को लिखते हुए, नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ सकें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है? ए है महदहा से, बी है सरायनाहर से, सी है कोल्डिहवा से और डी है भीमबेटका से। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग लगाइए, फिर उसके बाद हम सही आंसर बताते हुए चल रहे हैं। इसका राइट आंसर है सी, कोल्डिहवा से। जैसा कि आप लोग पहले प्रश्न में भी पढ़े थे, प्रश्न को घुमाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। वही प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भी कोल्डिहवा से ही मिलता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि कोल्डिहवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और ये पीजीटी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और पीसीएस में भी आने की संभावना, आरओ में भी पूछ सकता है। आजकल क्वेश्चन सब वही पूछते हैं, गहराई से ही पूछते हैं, भले ही 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहुरा देव है। यहाँ से चावल के भूसी मिला है कहाँ से? साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। कोल्डिहवा इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद को आजकल क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए प्रयागराज के पास है कोल्डिहवा जिले में। बेलन नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कि कोल्डिहवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है। यूपी में कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहाँ है, बेलन घाटी में। कहाँ पे है, बेलन घाटी। वेरी फेमस है, कभी कभी ऑप्शन में बेलन घाटी भी पूछ लेता है कि कहाँ पे चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, तो आप बेलन घाटी भी लगा सकते हैं। तो कोल्डिहवा इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला था यहाँ पे, भूसी के साक्ष्य माना जाता है। यदि तो यहाँ पे आपको 6500 ईसा पूर्व भी लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेलन घाटी भी आया ऑप्शन, तो वहाँ भी लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम के साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव, यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में स्थित है। बेलन घाटी नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपर्युक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। आपको ये सोचना है कि नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरादेव अगर आप सर में है तो आप लहुरादेव लगाएंगे, अगर उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा है तो कोल्डिहवा लगाएंगे। अब आपको ये देखना है कि 8000 ईसा पूर्व और 9 ईसा हजार पूर्व स्थित लहुरादेव माना गया है। उसके पहले 6500 ईसा पूर्व, उसके पहले क्या था, कोल्डिहवा था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, ऑप्शन में कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का रहता है या बेलन घाटी रहता है या उत्तर प्रदेश रहता है अथवा लहुरादेव रहता है। तो आप जिस प्रकार से ऑप्शन उसी प्रकार से लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इफेक्ट देना ज़रूरी था, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। तो आप इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से आपको फंसा सकता है। तो आपका क्वेश्चन गलत ना, हमारा प्रयास यही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, धान की खेती का साक्ष्य पूछा है। वहाँ पे क्या पूछा था, चावल। तो ऑप्शन में भी ऐसे दिया कि कश्मीर के बुरजहोम में, गुजरात के लोथड़ में, बिहार के चिरान में, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो आप लोग क्या लगाओगे, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। जैसे कि पता है कि इलाहाबाद या प्रयागराज में है, बेलन घाटी के तट पर है और 6500 ईसा पूर्व है। और इसके बाद नवीनतम खोज लहुरादेव पाकिस्तान, जो 8000 और 9000 ईसा पूर्व का मिला हुआ है। तो अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ कृषि, धान, चावल कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कृषि पूछा गया है, ऑप्शन है बोरी से, बी इनाम गांव से, सी मेहरगढ़ से और डी गिलुंद से। तो आप इसका सही राइट आंसर लगाइए कौन सा है, ताकि पढ़ भी चुके हैं आप, थोड़ा समझा भी दिए हैं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर सी है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ भी कृषि वाला साक्ष्य है, मेहरगढ़, और जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कैसे मिले हैं, 7000। अब आपको ये देखना है कि कृषि क्या पूछा है, इसमें कृषि पूछना है। अगर कृषि पूछे तो मेहरगढ़ लगाना है, आप इसको नोट कर लीजिए। कृषि पूछे तो मेहरगढ़ लगाना है और मेहरगढ़ लगाना है। और अगर चावल का साक्ष्य मिले तो कहाँ पे लगाना है, लहुरादेव लगाना है। लहुरादेव कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से 8000 9000 ईसा पूर्व मिले। मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मिले थे, 7000 में ईसा पूर्व मिले थे। और लहुरादेव में क्या मिला था, धान चावल के साक्ष्य मिले थे। धान का साक्ष्य, धान की भूसी का साक्ष्य कोल्डिहवा इलाहाबाद प्रयागराज में मिला था, जो कि 6500 ईसा पूर्व में। आप डेट भी नोट डाउन करते हुए चलिए। कोल्डिहवा 6500 और मेहरगढ़ 7000 और लहुरादेव
8,000 और 9,000। तो ये रहा आपका राइट क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर घुमाया गया है। आपके इसी प्रकार से एक ही क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, आया हुआ प्रश्न है ये पीजीटी, टीजीटी और पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। शो गौरा जैसे 2009-10 में पूछे गए थे। तो ऑप्शन ए है सोह गौरा, बी है इमली, सी है लहुरा देव और डी है चूसी। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? गंगा घाटी चूँकि पूछा है तो गंगा घाटी में आपको लहुरा देव, कौन सा है? लहुरा देव। आप इसका राइट आंसर लहुरा देव लगाएंगे, क्योंकि व्याख्या ऊपर दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? ए है महाराष्ट्र में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु में। इसका उत्तर आप लोग बताइए और नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो कायथा संस्कृति वेरी फेमस है, बहुत बार आ चुका है और ये पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश की है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीजीटी टीजीटी में तो ये क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, पेपर में देखा हमने। और ये पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आए हैं कई बार, तो बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इफेक्ट भी बताते चलते हैं, आप इसको नोट डाउन करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जो कि न्यू विजिट कर रहा है, नया देख रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कायथा संस्कृति के शेषमा प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति के अवशेष, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अवशेष। आओ भूल गया, मिस प्रिंट किया है। अवशेष कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज बीएस वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ध्यान देने योग्य बात है कि कैसी संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक है। तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन करते चलिए कि ताम्र पाषाणिक है। तो कायथा संस्कृति मूलतः ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली रिख नदी के किनारे पर हुआ है। तो उज्जैन के निकट छोटी काली, और इसका जो नदी दिया है, ये नदी है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। यहाँ पे आप रिख काट के सिंधु नदी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंधु नदी। इसके स्थान पर सिंधु नदी लिख लीजिए आप लोग। सिंधु नदी के किनारे हुआ था कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का काल जो है वो 2450 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी इसका काल भी राइट कर लीजिए। कुछ इसमें जो सही नहीं लिखे हैं, जैसे वाल लिखा है तो यहाँ पे काल लिख लीजिए। क्या होगा? यहाँ पे काल होगा। तो इसका काल वहाँ पे सिंधु, आप इसको सही करते हुए नोट डाउन करते हुए चलिए। निर्धारित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा भी जो इफेक्ट हैं वो भी बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से कोई प्रश्न आए तो न छूटे। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इफेक्ट बताना बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाणिक युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र से भी मिले हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नाशिका। इस सब पर क्वेश्चन बनते हैं। यानी जोरवे संस्कृति कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की, आप ऐसा लगा सकते हैं। कायथा संस्कृति कहाँ की? मध्य प्रदेश की। लेकिन इस ताम्र पाषाणिक युग माना जाता है तो ये महाराष्ट्र में भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव और प्रकाश और नाशिका। ये सब आप इम्पोर्टेंस अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणी संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ताम्र पाषाणी कहाँ कहाँ मिली थी? महाराष्ट्र में और राजस्थान के में मिली है, और इसको बनास नदी के नाम से बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल कौन कौन से है? आहाड़ के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आहाड़। आहाड़ संस्कृति एक बार आया हुआ था। और आहाड़, सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये जो इफेक्ट बता रहे आहाड़ के नाम से, इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। इसको आहाड़ संस्कृति के नाम से, आहाड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है।
अगर जोरवे संस्कृति पूछा तो महाराष्ट्र, आहार संस्कृति पूछा तो इसको राजस्थान, और बनास संस्कृति पूछा तो राजस्थान, और अगर कायथा संस्कृति पूछी तो मध्य प्रदेश। ये रहा आपका इफेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। अब देखो ताम्रपाषाणिक है, ये कायथा संस्कृति है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसको कई नामों से जानते हैं। ताम्रपाषाणिक है तो इसको महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, राजस्थान में इसको आहार संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से। ये सब नोट डाउन करते हो, जितने भी हम बोल रहे हैं, जो भी इफेक्ट लिखा हुआ है, सब इंपॉर्टेंस है आपके लिए, सब इंपॉर्टेंट ही है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए है एम के धौली द्वारा, बी बी एस वांकड़ द्वारा, सी एच डी सालविया द्वारा और के डी वाजपेयी द्वारा। आप इसका आंसर कमेंट में देते हुए भी चल सकते हैं। आप ये भी पता चलेगा कि आप कितने समय में कितनी जल्दी सोच पाते हैं। आप फटाफट आंसर देते हुए तो प्रैक्टिस सेट है, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। तो हम कहेंगे आप आंसर फटाफट दे दीजिए। इस वीडियो को आप जब भी देखो तो भी आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। प्रेजेंट टाइम में अभी भी दे सकते हो। आप देते हुए चलिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी देखने में। तो इसमें से आप बताइए, आई होप आप लोग चूज कर लिए होंगे कौन सा आंसर है। तो इसका राइट आंसर बी है। क्या है? बी एस वांकड़ द्वारा, बी एस वांकड़ द्वारा। तो कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? बी एस वांकड़। किसने किया था? इसको रो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। यहाँ पर आंसर भी हम राइट कर दिए हैं और व्याख्या भी लिख दिए हैं, ताकि आप कहीं भी रहो, किसी सफ़र में रहो, तो आपको अगर आवाज़ नहीं पसंद है, म्यूट करके भी सारे प्रश्न आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर सकते हो एग्जाम के टाइम में, और नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अच्छे जो इस इफेक्ट इसमें है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। ऑप्शन ए है एच डी सांकलिया, ए के सोनकर द्वारा, बी बी लाल द्वारा, जी आर शर्मा द्वारा। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। जीवाश्मों की खोज, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ए के सोनकिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए के सोनकिया द्वारा। यही आपका आंसर है इसका। अब ये देख लीजिए कि इसका इफेक्ट इसमें क्या क्या और आपको आ सकता है। एम के सोनकरिया ने तो इसकी खोज की थी। नर्मदा घाटी में स्थित हथनीरा, यानी हथनोरा या हथनीरा ऐसे भी लिख के आता है, से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए के सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। आपको ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ के मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। क्या मिला है? खोपड़ी। कभी ऐसा भी प्रश्न घुमाए तो आपको याद रहे। और इसकी खोज, यहाँ पे क्या है? खोज है। तो खोज ए की सोनकरिया द्वारा की थी। ये राइट कर लीजिए। मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिस जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है, जो जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने ब्यास नदी में अनेक पूरा पाषाणिक बस्तियों की खोज की। जैसे कि ऑप्शन में बीबी लाल है, तो बीबी लाल ने किसकी खोज की थी? पूरा पाषाणिक बस्तियों की खोज की। किसकी खोज की थी? आप यहाँ पे अंडरलाइन करते हो, बस्तियों की खोज की थी ब्यास नदी के घाटी में। कहाँ पर की थी? ब्यास नदी। किसने की थी? बीबी लाल ने। किस सन में की थी? 1956 में, 1956 में। एच डी सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण स्थल नौदा टोली का उत्खनन कराया था। और एच डी सांकलिया ने किसका कराया था? नौदा टोली का कराया था उत्खनन। जी आर शर्मा इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के पास, विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। तो जी आर शर्मा ने किससे विश्वविद्यालय से संबंधित थे? उन्होंने कौशाम्बी, जो वहीं इलाहाबाद प्रयागराज के नज़दीक है, तो उसकी उत्खनन कराया था। तो ये सब भी आप पढ़ते हुए चलिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इम्पोर्टेंस है, तो हम यहाँ पे रख दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय है, यानी क्या है? ए है निरक्षर समाजों का इतिहास, बी है सभ्य समाजों का इतिहास, और सी है नगरीय समाजों का इतिहास। आप इसका राइट आंसर बताइए। आई होप लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर है ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। प्राग ऐतिहासिक यानी जो सबसे प्राचीन इतिहास है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो उसी को हम प्राग ऐतिहासिक कर देते हैं। तो उसके निरक्षर समाजों का इतिहास कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए, और इसके इफेक्ट देखते हुए चलते हैं। व्याख्या। इतिहास की विशेष सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है।
अब जैसे आपको प्रागैतिहासिक मिल गया, कोई नया पढ़ रहा है इतिहास तो उसको समझ में नहीं आया क्या है इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा था पढ़ने के लिए। जो विशद सामग्री थी यानी जो उत्खनन के हिसाब से मिली हुई है पुरातात्विक विभाग से, उसमें जैसे लिखित प्रमाण नहीं है किसी को, उसको हम 3 भागों में बांटे थे, लिखित जिसमें लिखित प्रमाण नहीं है उस इतिहास को। एक बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक, क्या किसमें बांटेंगे हम? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो प्राचीन है और जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसको प्रागैतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। ऐसे 3 भागों में हमने बांटा। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, यानी इस पे जो दिया है कि पूर्णतः किस पे? पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जैसा मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक जिसका लिखित प्रमाण न हो, क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला का केली से अज्ञान थी, इसलिए उनको लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। देखिए हमने जोरवे संस्कृति की बात की थी, तो यह प्रश्न में आ गया कि जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, यानी अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ पे मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन दिया गया ये इनाम गांव में, बी जोरवे से, बी सी बाल्की से और सी नौदा टोली से। तो सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ पे मिला है, इसका आप राइट आंसर बताइए। तो जोरवे सांस्कृतिक स्थलों में अधिवास विन्यास का, इसमें क्या पूछा है आप ये ध्यान दीजिए कि अधिवास विन्यास पूछा है। क्या पूछा है? अधिवास विन्यास। जोरवे संस्कृति तो ऐसा ना लगा दीजिएगा कि जोरवे संस्कृति में मिला था। कहाँ पे मिला था? इसका इनाम गांव में मिला था। कहाँ पे मिला था? इनाम गांव में। इसका राइट आंसर है इनाम गांव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या इसमें नहीं लिखा गया है, हम आपको बता दे रहे हैं इसमें कि इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है, यानी इनाम गांव में इसके जो चरण था सबसे व्यापक, सबसे बड़ा इनाम गांव में पाया गया था। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी जिसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है, यानी इनाम गांव जो है वहाँ पे जोरवे संस्कृति की व्यापक मात्रा में प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर चूल्हे मिले हैं, बहुत बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान भी मिले हैं, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं, गोलाकार गड्ढे में मकान मिले हैं, और यहाँ पे ताम्रपाषाणिक काल की एक बड़ी बस्ती भी मिली है। यानी जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक थी। हमने बताया था कि इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति को मध्य प्रदेश में काय था, राजस्थान में आहड़ और महाराष्ट्र में इसको जोरवे कहते हैं। जोरवे कहाँ से मिली? इनाम गांव, जोरवे गांव से भी मिली, बाल्की भी, तो सारे जगहों से मिली, सबसे ज़्यादा इनाम गांव में व्यापक रूप से पाई गई थी। इसके अलावा इफेक्ट आप देख सकते हैं ताम्रपाषाणिक काल की नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नौदा टोली के विषय में भी बताया गया, तो ये कैसी है? नौदा टोली भी ताम्रपाषाणिक है और स्थल यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। यहाँ से मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। तो ये रहा आपका इफेक्ट। अगला प्रश्न है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणी संस्कृति से है? 2017 में पूछा गया, ये पीसीएस का प्रश्न है और पीजीटी टीजीटी में तो बार बार आया है। पीजीटी 2010 में आया था, 2002 में आया था। हार्वेस्टर तो बहुत बार पूछा गया, हार्वेस्टर पीसीएस में भी बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी, पीसीएस, आरओ, यारो, तो आप प्रश्न के लिए तैयार रहिए। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप देखिए। ऑप्शन है आपके पास कश्मीर, बी है गंगा घाटी, सी है विंध्य क्षेत्र। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, पाषाण यानी पत्थर का बड़ा, जिसको हार्वेस्टर भी कहते हैं। हार्वेस्टर करके पूछ ले कि फसल काटने की हार्वेस्टर किस पाषाण काल की संस्कृति? नवपाषाण काल की संस्कृति। लेकिन ये कहाँ से मिली थी संस्कृति? कश्मीर से या गंगा घाटी से या विंध्य क्षेत्र से या दक्षिण भारत से। तो कहाँ से मिली थी ये आपको बताना है। ये प्रश्न आए हुए हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2006, 2010 पीजीटी टीजीटी में आया हो, तो 2017 में पीसीएस में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर है कश्मीर से। कहाँ से है? कश्मीर से।
इसका राइट आंसर है कश्मीर से। लगा लीजिए। नीचे हम प्रश्न का उत्तर भी दे दिए हैं, इसकी व्याख्या बताते हैं क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दोह एवं गुफ कराल है। यहाँ से नवनिर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। वही उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुए, यानी पाषाण से हड्डियों, पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त होते थे। वहाँ से कश्मीर से, कहाँ से, हड्डियों और पत्थरों से भी प्राप्त होते थे और इसी से फसल काटा जाता था। ये आयताकार का उपकरण पाषाण का होता था, यानी पत्थर का होता था, इसे हार्वेस्टर भी कहते थे। तो ये कश्मीर से पाया गया है, गुफ कराल से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशु को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है पीजीटी टीजीटी में, तो आता ही आता है ये बार बार, और बताने की जरूरत नहीं कि कई सनों में आया हुआ है। 2010, 11, 12 लेटेस्ट भी पूछा गया था ये। तो साथ ही कुत्ते बकरे के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है बुर्ज होम में, बी मेहरगढ़ में, और सी है गुफ कराल में, और डी है चिरांद में। आप इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं कि कहाँ से मिला था। तो इसका राइट आंसर है ए, कहाँ से मिला था? बुर्ज होम से, यानी बुर्ज होम, यहाँ होम लिखा है, बुर्ज होम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में प्राप्त हुआ है। अगर लिखने में इसमें जो गलती हो आप बोल रहे हैं उसको सही से लिख लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, आवाज़ भी देखते रहिए। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, गड्ढे वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर में। और गोलाकार कहाँ पाए जाते हैं? इनाम गांव में। तो प्राप्त विशेष है। इस पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो ये आप नोट करते हुए चलिए कि 1935 में इसकी खोज डी टेरा और पीटरसन ने की थी, और गड्ढे वाले घर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप लगाते हुए नोट डाउन करते हुए चलिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से है? तो यहाँ पे देख लीजिए, उस समय जगह पूछा था, ये बार बार क्वेश्चन आया है पीजीटी टीजीटी में, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आया है। तो पीसीएस में भी आ सकता है, 1-2 बार आया हुआ है पीसीएस में, और ज़्यादातर पीजीटी टीजीटी में आया होगा। तो हार्वेस्टर तो 2017-16 का उठा के देख लीजिए आप, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो अभी उसमें जगह पूछा था, इसमें क्या पूछ ले रहा है? किस नवपाषाण काल की संस्कृति है? तो आपके कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। तो क्या इसका राइट आंसर है? आप देख लीजिए, ऊपर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कश्मीर से है। इसकी व्याख्या देख लिए। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दो एवं गुफ कराले हैं। यहाँ से नवनिर्मित और नवीनकर निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। वही उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। उसी को हार्वेस्टर भी कहते हैं, जो पत्थर से आयताकार बने हुए हैं और जो फसल काटने के काम आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशु को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से, मेहरगढ़ से, गुफ कराल से। तो इसका भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, आप 2 बार पढ़ लीजिए। बुर्ज होम से कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित में बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते का कंकाल भी शवाधान प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। शिवपुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। यहाँ पे आप पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमने बहुत जल्दी पढ़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? यानी चित्रांकन का, शिकार का, कृषि कार्य का, पशुपालन का। सबको पता है कि प्राचीन पाषाण युग में निवासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था? देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी। वेरी इजी क्वेश्चन था, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है शिकार, क्योंकि बात हो रही है पूरा पाषाण काल की, यहाँ सिंधु सभ्यता की बात नहीं हो रही। जब सिंधु सभ्यता की बात होती चित्रांकन हम लगा सकते थे, बट यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, शिकार ही लगा दीजिएगा।
यहाँ पे बी है ऑप्शन, इसी दे दिया गया है, इसका ऑप्शन है बी, यहाँ पे बी होना चाहिए था। देख के समझते हुए चलिए कि शिकार है, इसलिए हम बोलते हुए चल रहे हैं। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इफेक्ट देखते हुए चलिए। वह वनों से प्राप्त फलकृत आखेट में मारे गए पशु, नदियों झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर रहता था, अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। तो इस समय इसका मुख्य आहार क्या था? शिकार था। प्रश्न को घुमाया गया है, यही प्रश्न बार बार पूछा गया है। जैसे प्रश्न को घुमाया गया उसी हिसाब से टॉपिक के अनुसार हम आपको टॉपिक तैयार करा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बार बार क्वेश्चन कैसे बदलते हैं और वह आंसर वही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था, क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, बी है पशुपालन, सी है आखेट और डी है व्यापार। इसका राइट आंसर बताइए क्या है? पूरा पाषाण काल पूछ रहा है, मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये सोचने वाली बात है कि आप चाहे उसको शिकार बोलो या आखेट, दोनों का शाब्दिक पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अब आप देखिए कहीं क्वेश्चन बदला है, कहीं प्रश्न को घुमाया गया है तो कहीं उत्तर को। अब उत्तर में शिकार न हो के आखेट है, तो आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे शिकार भी हो सकता है। शिकार या आखेट आए तो पूरा पाषाण काल क्या पूछ रहा है? पूरा पाषाण काल। ये आप माइंड में रखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। तो सबको पता है, इतना व्याख्या देने के बाद तो क्वेश्चन सबका आई होप सही होगा, आपको आता ही होगा। प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है इसलिए रख दिए हैं। तो इसमें सारे प्रश्न सही हैं। क्या हैं? सारे, इन सभी में। यानी मचान पर भी रहता था पूरा पाषाण काल का मानव, प्रागैतिहासिक युग का मानव, और कंदरा में भी रहता था, झोपड़ी में भी, इन सभी में रहता था। इसका ऑप्शन डी था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? यहाँ पे पॉइंट कीजिए आप कि नहीं है। पहले तो आप ये माइंड में रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम बहुत प्रेशर में रहते हैं तो हम नहीं और हाँ का भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहले इनमें बोला कि और इसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है कि कौन सा नहीं है। पूछा गया कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। आप देखिए बड़े केयरफुली, क्योंकि आपको हमने ऊपर व्याख्या बता दी। आई होप आप लोग का आंसर आता होगा। ए है कौशाम्बी, बी है नेवासा, सी है बुरजोम और डी है ब्रह्मगिरी। तो आप इसका राइट आंसर सोच के दीजिए और कमेंट में देते हुए चलिए। इसका राइट आंसर है ए कौशाम्बी। नेवासा, बुरजोम, ब्रह्मगिरी जो है वो क्या है? प्रागैतिहासिक स्थल है, जबकि कौशाम्बी नहीं है। इसकी व्याख्या हम नीचे देख लेते हैं। ए है उत्तर। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, शेष स्थल प्रागैतिहासिक काल के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं इससे संबंधित, जैसे कि ऑप्शन में देखे हम आपको, यहाँ हम बताते हुए चलें आपको। ऑप्शन में देखिए हमने ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी क्यों दिया गया था, क्यों है, ये आपको प्रश्न आएगा। तो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और कर्नाटक की स्थित यह नवपाषाणिक कालिक स्थल है। कैसा स्थल है? नवपाषाणिक कालिक स्थल है। और नेवासा, नेवासा आप देख रहे हैं, नेवासा तो ऐसे आप लगा के चलिए, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये भी नवपाषाण काल का है। कहाँ का है? ये नवपाषाण काल का है। और नेवासा कैसा स्थल है? अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है। ये अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, जैसे कि हमने बताया था महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक स्थल में नेवासा भी बताया था। और बुरजोम भी आप सुन लिए होंगे, कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है बुरजोम यहाँ से। और नेवासा अहमदनगर में है। और जो क्या कहते हैं यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। सबको पता है नेवासा जोरवे संस्कृति है जो ताम्रपाषाणिक है। तो बुरजोहम कश्मीर में है और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में नवपाषाणिक। सारे स्थल हैं जो पाषाणकालीन का स्थल है, जबकि कौशाम्बी पाषाणकालीन स्थल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौशाम्बी। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया यही सब बातें। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, शेष स्थल प्रागैतिहासिक काल के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाणिक कालीन स्थल है और दूसरा नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? जैसे प्रश्न आया हुआ वैसे मैंने रखा है। ये टीजीटी पीजीटी का प्रश्न है और ये पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछा गया था जैसे इसमें दिया गया।
तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा है, क्या कब कहाँ नहीं पूछा है, तो ऐसे भी पूछते हैं। ऑप्शन डी है पूरा पाषाण काल में, बी है नव पाषाण काल में, सी है मध्य पाषाण काल में और डी है ताम्र प्रस्तर काल में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है नव पाषाण काल में। चूंकि पूछा है मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब किया था, तो नव पाषाण काल में कृषि का ज्ञान हो गया था, पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। आपको ये बता दें, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन कब हुआ था? नव पाषाण काल। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म करने में परिचित हुआ। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, यानी वनों को काट के वहाँ पे खेती की इन्होंने। सबसे पहले गेहूं और जौ एवं गेहूं की इन्होंने किस्में पैदा की, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। जिससे पहले जंगली गेहूं जौ पैदा किए, फिर वहीं से कृषिजन्य जौ और गेहूं का उत्पन्न हुआ। नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। यह आप देखते हुए चलिए, उत्तर सी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नव पाषाण स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। तो पशुबाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? निम्न नव पाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि पशुबाड़ा पूछा है। क्या पूछा है? पशु का बाड़ा, पशु नहीं पूछा, पशु का बाड़ा, यानी जहाँ पशु रहते हैं। तो वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है टकोरा, डी है कोल्डिहवा, या टकोरा नहीं टोकरा है, ऐसा करके है इसका, टोकरा आता है, स्थल है ये टोकरा। तो कोल्डिहवा, महगड़ा, टोकरा, कोल्डिहवा, महगड़ा और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा आंसर है आप बताइए? कहाँ से मिला है पशुबाड़े का साक्ष्य? इसका राइट आंसर है कोल्डिहवा, नहीं महगड़ा से मिला है। सॉरी, कहाँ से मिला है? महगड़ा से मिला है। इसका राइट आंसर है महगड़ा। इसकी इफेक्ट देखते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है महगड़ा। इसका कि क्वेश्चन क्या था आपका? पशुबाड़े का साक्ष्य महगड़ा से मिला है। महगड़ा से मिला है, ये आपको याद होना चाहिए। नव पाषाण काल का पूरा स्थल है ये महगड़ा। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1975-76 ईस्वी में हुई थी। CR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। कब हुई थी ये आप नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करते हुए व्याख्या चलिए। उत्खनन कार्य कराया गया था किसके निर्देशन? GR शर्मा के निर्देशन में। यहाँ से पशुबाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पशु के बाड़े भी मिले हैं, डोरी के छाप भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और यहाँ पे पशुबाड़े, डोरी छाप मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, यानी गोलाकार अंडाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंस है, आपके इफेक्ट भी इंपॉर्टेंस है। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप ये सब भी आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, देखिएगा कि आपको कितना आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उत्तर बता देंगे, अभी आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है 4। ऑप्शन ए है उच्च पूर्व पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है मध्य पूर्व पाषाण काल और डी है नव पाषाण काल। इसका उत्तर आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप इसका उत्तर सही से देंगे, चाहे वीडियो अब देख रहे हैं या बाद में देख रहे हो, तो इसको उत्तर जरूर दीजिएगा। इसका हम व्याख्या बता दे चल रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके ऊपर, मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। हम इसके पहले जो वीडियो बताए थे ये सब आपको वहाँ पे बताए थे कि किस काल में कैसे कैसे प्रकार के औजार पाए जाते थे। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण काल युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता था। नव पाषाण काल की युग के प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेविन्सुइयर ने प्राप्त किया था। आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसलिए हमने इसमें डाल दिया है, आपका किसी प्रकार से कोई भी गलती न हो। इस युग के मुख्य औजार स्क्रेप, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। नोट कीजिए कि
खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। क्योंकि कृषि का पूछा था, खाद्यान्नों का भी पूछा था, तो हम यहाँ पे बता दें, अगर खाद्यान्न भी पूछा सर्वप्रथम तो आप नवपाषाण काल ही लगाएंगे, और कृषि पूछा तो कृषि भी आपको नवपाषाण काल ही लगाएंगे। कृषि या खाद्यान्न दोनों आप लगा सकते हो। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती की योग्य बनाया गया और जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। तो ये भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आई होप आपको व्याख्या आज का पसंद आया होगा, और जो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप लिख सको और पढ़ सको और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम को पास करें। और जो कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप इसको हमको कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और इसको पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, अभी पूरा पाषाण काल पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो हम रख देंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता हम पढ़ाएंगे, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और अब हम सोच रहे हैं कि ऐसी इफेक्ट आपको डालते हुए चले, तो आपको कहीं भी, और इसको नोट कर लिए, एक कॉपी बना लीजिए आप। अगर इसको नोट करके आप ऐसे ही लिखते चलेंगे इफेक्ट सहित, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं एग्ज़ाम क्रैक होता, जो इम्पोर्टेंट होता है वही पढ़ना चाहिए, और ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर सको। तो स्मार्ट पढ़ाई कीजिए। और अगर व्याख्या पढ़ाना है तो डीपली हम व्याख्या इसको वीडियो में पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे जब ऑनलाइन तब पढ़ाएंगे। अभी ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस से में जितनी इंपॉर्टेंस हो सकते उतने हमने दे दिए है। तो आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।